हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो लुसेंट स्पेशल विज्ञान का जो लुसेंट है, लुसेंट सामान्य विज्ञान, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और कार्य के ये एसआई मात्रक है। वही सीजीएस मात्रक कहेगा, कार्य के सीजीएस मात्रक कहेगा तो ये हो जाता है अर्ग। और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 2 नंबर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष इकाई है ये दूरी के इकाई है, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये विद्युत धारा के मात्रक हो जाएगा। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो इसमें बताना है कि इसमें से कौन समय के मात्रक नहीं है। तो इसमें हो जाएगा प्रकाश वर्ष, क्योंकि ये दूरी का मात्रक है। 5 नंबर हो जाएगा, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, और वही मीटर में कहेगा तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर में होता है। 1 पार्सेक बराबर 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष में कहेगा तो 3.26 होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो इसमें से देखना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई हो जाएगा डेसिबल, ये सही है। शक्ति की इकाई हो जाएगा अश्व शक्ति, ये भी सही है। दूरी की इकाई हो जाएगा समुद्री मील, ये भी सही है। ऊष्मा की इकाई सेल्सियस नहीं होता है। ऊष्मा की इकाई कहेगा तो ये हो जाएगा ऊष्मा के जूल होता है या कैलोरी होता है। 7 नंबर देखेंगे, ल्यूमन किसका मात्रक है? तो ल्यूमन ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 8 नंबर हो जाएगा, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल हो जाएगा दाब की इकाई। 9 नंबर है, कैंडिला मात्रक है। कैंडिला ये ज्योति तीव्रता की मात्रक होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 10 नंबर हो जाएगा, यंग प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यस्थता गुणांक के एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, 11 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसमें बताना है कि किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। बल एवं दाब का जो विमीय सूत्र है ये समान नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी कार्य एवं ऊर्जा के विमीय सूत्र बराबर होता है। आवेग एवं संवेग के बराबर होता है। भार एवं बल के बराबर होता है। 12 नंबर हो जाएगा, अदिश राशि इसमें से कौन सा है? तो इसमें से अदिश राशि हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? तो अदिश राशि है। बल आघूर्ण संवेग ये दोनों सदिश है। 13 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है? तो इसमें से सदिश राशि हो जाएगा वेग। बाकी द्रव्यमान, समय और लंबाई ये तीनों क्या है? तो तीनों अदिश राशि है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसमें प्राप्त हो जाएगा द्रव्यमान। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान, और वेग कटेगा तो द्रव्यमान प्राप्त होगा। 15 नंबर है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान होगी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु के कहेगा तो समान त्वरण होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण होगा। तो एफ बराबर जो होता है, एफ बराबर हो जाएगा एम ए, यानी कि फोर्स बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन होता है। फोर्स कितना दिया है? तो फोर्स दिया है 5 न्यूटन। द्रव्यमान कितना है? 2 केजी, और त्वरण पूछ रहा है तो भाग दे दीजिएगा तो 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर,
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन के कौन सा गति के नियम है? तो यह न्यूटन का गति के विषयक प्रथम नियम हो जाएगा। न्यूटन के गति की जो प्रथम नियम है ये कहता है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट जो है ये रॉकेट किस पे कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण पे कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 19 नंबर है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करेगा तो अश्वारोही के गिरने की आशंका ये हो जाएगा विश्राम जड़त्व के कारण। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 20 नंबर है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको ये किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के पहला नियम के अनुसार। न्यूटन के पहला नियम के ही जड़त्व के नियम भी कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा गति जड़त्व के कारण। 21 नंबर हो जाएगा, बल का गुणनफल है तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऑप्शन हो जाएगा बी, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। आगे देखेंगे 22 नंबर है, शरीर के वजन, शरीर के कह रहा है कि वजन कहाँ पे? तो ये ऑप्शन अनुसार बताना है कि शरीर के वजन ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो शरीर के वजन होता है ध्रुव पे अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर कहेगा तो विषुवत रेखा पे कम होता है और केंद्र पे होता है जीरो। केंद्र पे क्या होता है? जीरो होता है। 23 नंबर देखेंगे, किसी मनुष्य के भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर भार पृथ्वी के 1/6 होता है। तो 600 के 1/6 निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा डी। 24 देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान क्या होगा? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो है राशि के वजन कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। तो वही कह रहा है कि किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो इसे भाग कर दीजिए तो भाग करने पे कितना आ जाएगा? 3 किलोग्राम। तो उसका भार हो जाएगा 3 किलोग्राम। ऑप्शन हो जाएगा बी। 25 नंबर है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा चंद्र तल पे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, यानी कि कम होता है। यहाँ पे क्या होता है? तो कम होता है। चंद्र तल पे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल के तुलना में क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है तो 1 किलोग्राम राशि के जो वजन होता है 9.8 न्यूटन होता है। 27 है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण के गुणनफल हो जाएगा टार्क। ऑप्शन हो जाएगा बी। 28 नंबर देखेंगे, 28 नंबर हो जाएगा, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो पहले इसका तापमान तो घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। पहले इसका जो आयतन है घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। कह रहा है कि इसके आयतन पे क्या परिवर्तन होगा जब तापमान को 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कर देंगे? तो पहले इसका आयतन घटेगा उसके बाद बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल के आयतन जो होता है एकदम न्यूनतम होता है और घनत्व कहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे तो जल के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है, आयतन होता है न्यूनतम। आगे बढ़ेंगे, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का जो तल क्या होगा? तो जब बर्फ पूर्ण रूप से पिघल जाएगी तो बीकर में पानी के तल उतना ही रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जो जमने पर फैलता है। इसी के कारण जब बोतल में पानी जमता है तो जमने पे बोतल टूट जाती है,
क्योंकि आयतन बढ़ता है जमने पर, तो उसके कारण ये फैलता है, इसी कारण बोतल जो है टूट जाती है। आगे देखेंगे 31 नंबर हो जाएगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चढ़ना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। बर्फ में घर्षण क्या होता है, सड़क की अपेक्षा कम होती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब क्या होगा। कह रहा है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब क्या होगा, तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नदी के अपेक्षा जो समुंदर है उसका पानी के घनत्व क्या होता है, तो उसका पानी के घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 33 नंबर देखेंगे, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। जो लोहा की कील है ये पारे में तैरती क्यों है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो लोहे के घनत्व है पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। जिसका घनत्व अधिक होगा वह डूब जाएगा। तो लोहा का घनत्व पानी से अधिक होता है, इसी कारण पानी में यह डूब जाता है, लेकिन पारे से कम होता है, इसीलिए पारे पर यह तैरती रहती है। 34 नंबर हो जाएगा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी के जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है, और आयतन क्या होता है, तो न्यूनतम होता है। 35 नंबर हो जाएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है क्या, तो ये रहता है घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है घनत्व। ऑप्शन हो जाएगा डी। 36 नंबर है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो ये रहता है 1/10 भाग। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से क्या होता है, बर्फ के गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ के गलनांक घट जाता है। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन के जो स्याही है निकलने लगती है, तो इसका कह रहा है इसका कारण क्या है, तो वायु दाब में कमी के कारण। ऑप्शन हो जाएगा ए। 39 नंबर देखेंगे, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऊंचाई के जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर ही क्यों उबलता है, क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होता है कम होता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर हो जाएगा, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के जो बुलबुले अंदर के बुलबुले के जो दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 41 नंबर हो जाएगा, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या रहेगा। कह रहा है कि वायु दाब मापी की जो रीडिंग है अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि आंधी तूफान आएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अचानक से गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा आएगा, और धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ेगा तो मौसम जो रहेगा साफ रहेगा। आगे देखेंगे 42 नंबर हो जाएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। आगे देखेंगे 43 नंबर हो जाएगा। 43 नंबर है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से कह रहा है कि भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब क्या होता है, तो जो वायु दाब है ये घट जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है। 44 नंबर है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है, तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर हो जाएगा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में होती है स्थितिज ऊर्जा। 46 है,
जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। इसमें बताना है कि किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो खींचा हुआ धनुष में, ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। बाकी चली हुई गोली, चलता हथौड़ा और बहता पानी में गतिज ऊर्जा है। 48 हो जाएगा, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। वही कहता है कि v अगर दोगुना होगा तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो गति क्या होगी, तो चौगुनी हो जाएगी। आगे देखेंगे 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। कह रहा है कि कौन सा नियम ये इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य के ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। तो ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम। 50 नंबर देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। 50 नंबर कह रहा है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन हो जाएगा ए। 52 है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 53 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो अधिक मालूम पड़ेगा जब समान त्वरण से जो लिफ्ट है ऊपर की ओर जा रही है तब। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है तब उसे अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। 54 नंबर देखेंगे, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है तो समान त्वरण से नीचे, त्वरण के साथ नीचे जाएगी तो उसका जो भार है वास्तविक भार से कम प्रदर्शित होगा। आगे देखेंगे 55 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है 1/6 होता है। 56 है, लोलक की काल अवधि है। तो लोलक की जो काल अवधि है ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक के काल अवधि किस पे निर्भर करती है, तो लंबाई पे। 57 देखेंगे, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसी के कारण गर्मी में घड़ियाँ सुस्त हो जाती है। 58 है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल होगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ेगा, क्योंकि अंडर रूट गुने होता है। तो 4 है तो यहाँ 4 मान रखिएगा तो ये हो जाएगा 2। आगे देखेंगे, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पॉइसन अनुपात। क्या कहते हैं, तो पॉइसन अनुपात कहते हैं। 60 है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो वर्षा के जो बूंद है ये गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। आगे देखेंगे, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है। तो ये उठता है कोशिका क्रिया के कारण, ऑप्शन हो जाएगा बी। सैन्यता की इकाई क्या है, तो सैन्यता की इकाई हो जाएगा पॉइज, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर हो जाएगा, उत्प्लवकता के से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक हो जाएगा आर्किमिडीज, और ये किस देश के थे, तो ये ग्रीस के थे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, तो ये संबंधित है ग्रीस यानी कि यूनान देश से।
ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, जो ध्वनि तरंग है यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 66 नंबर। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो चमगादड़ पाराश्रव्य तरंगे के उपयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। पाराश्रव्य वह ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो पाराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होता है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे क्या है? तो ध्वनि तरंगे ये लंबवत हो जाएगा। ध्वनि तरंगे यात्रा करती है लंबवत। 69 नंबर हो जाएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर की ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है ये हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन हो जाएगा ए। श्रव्य ध्वनि मनुष्य सुन पाते हैं। 70 नंबर हो जाएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तब भी ध्वनि की जो चाल है उतना ही रहेगी, 332 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ध्वनि के चाल पर दाब के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के चाल पर दाब के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ताप के प्रभाव पड़ता है। जब माध्यम में ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी और घटेगा तो घटेगी, लेकिन दाब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 71 हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो अधिकतम होती है किसमें? इस्पात में। इस्पात या ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। 72 नंबर हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग है, तो वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे 73 नंबर हो जाएगा। 100 डेसिबल का शोर 100 डेसिबल के शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? जो 100 डेसिबल के शोर है कह रहा है कि निम्न में से किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल ये होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। कह रहा है कि किसी सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो केवल ध्वनि की गुणता के अंतर के कारण उसमें अंतर निकाला जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। उनमें क्या अंतर हो जाएगा? तो ध्वनि गुणता का। आगे देखेंगे 75 नंबर हो जाएगा। एक जेट वायुयान कह रहा है कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि के वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? जब ध्वनि के वेग 332 मीटर पर सेकेंड है और 2 मैक वेग से उड़ रहा है तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 664 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों से गुणा कर दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा डी। 76 देखेंगे। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्वनि की तीव्रता के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि जो तरंगे हैं ये परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग अधिकांशतः मात्रा में नौ संचालक द्वारा की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे 79 नंबर है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन हो जाएगा बी। 80 है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ऐसा होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 81 नंबर हो जाएगा। केल्विन मान में शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो केल्विन में कहेगा तो 310 केल्विन होता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कह रहा है कि सेल्सियस और फारेनहाइट कितने ताप पे बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। 83 नंबर हो जाएगा। न्यूनतम संभव ताप कितना है? तो न्यूनतम संभव ताप हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य जो तापक्रम होता है ये फारेनहाइट में कितना होता है? तो फारेनहाइट में हो जाएगा 98 फारेनहाइट, या 98.6 होता है, 98.6 फारेनहाइट हो जाएगा। 85 नंबर है।
एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर के ताप होता है, डिग्री सेल्सियस में कहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। इसका कारण क्या है? कह रहा है कि ठंडे के दिन में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल यानी कि सुबह के समय छुआ जाए तो जो लोहे का गुटका है ये ज़्यादा ठंडा लगता है। इसका कारण क्या है? कह रहा है कि इसका कारण हो जाए कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा क्या है? तो ये ऊष्मा के अच्छा चालक है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 87 नंबर हो जाएगा। आणविक संचलन के द्वारा, कह रहा है कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवहन। ऑप्शन हो जाएगा बी। 88 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसमें हो जाएगा पारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। 89 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाएगा दोनों परतों के बीच की संपुटिक वायु के कारण। दोनों परतों के बीच की संपुटिक वायु के कारण ये एक कपड़े के अपेक्षा दोनों कपड़े में ये अधिक गर्म लगता है। आगे देखेंगे। 90 नंबर हो जाएगा। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण क्या है? तो सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, इसी के कारण। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 91 नंबर है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो न्यून तापमानों का करेगा कि अनुप्रयोग कहाँ पे होता है? अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ पे होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा में, चुंबकीय प्रोत्थापन में एवं दूरमिति में। ऑप्शन हो जाएगा डी। 92 नंबर है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। इसका कारण क्या है? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। इसका कारण हो जाएगा कि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज होती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे। 93 नंबर हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन हो जाएगा डी। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो मनुष्य जो है आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका कारण हो जाएगा पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। आगे बढ़ेंगे। 95 नंबर हो जाएगा। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन हो जाएगा ए। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 97 नंबर देखेंगे। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में जो ऊष्मा होती है ये गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा होती है। 98 है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। 99 है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंग है। वही ध्वनि तरंग कहेगा तो अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश तरंग ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन ध्वनि तरंग ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है। 100 नंबर देखेंगे। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है ये होती है किसके समान? प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है ये होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन हो जाएगा सी। तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कहेगा तो ये बढ़ती है। प्रकाश की गति क्या होती है? तो बढ़ती है। आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा। प्रकाश की गति है तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा सी। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है।
सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। वही चंद्र ग्रहण कब होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आएगी तब होता है चंद्र ग्रहण। आगे देखेंगे 104 नंबर हो जाएगा, चंद्र ग्रहण घटित होता है तो चंद्र ग्रहण अमावस के दिन होता है। वही कहेगा सूर्य ग्रहण तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। 105 देखेंगे, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि कह रहा है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। 106 नंबर हो जाएगा, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष की समान रंग दिखाई देते हैं। इसका व्याख्या की जा सकती है। कह रहा है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसका व्याख्या की जा सकती है, तो इसकी व्याख्या की जा सकती है कि परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन हो जाएगा परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इसका कारण हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन हो जाएगा सी। 108 है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो जो परावर्तन कोण हो जाएगा वो भी हो जाएगा 60 डिग्री का। 109 है, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक क्या है, तो माध्यम के अपवर्तनीय सूचक बराबर होता है आपतन कोण जो कि 90 दिया गया है बटे में हो जाएगा अपवर्तन के बाद के कोण जो कि 30 दिया गया है, तो ये कटाइएगा तो आ जाएगा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आगे देखेंगे 110 है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन जो होगा ये हो जाएगा 2 थीटा। ऑप्शन हो जाएगा डी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कब, जो प्रकाश जाता है संघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो इसमें हो जाएगा हीरे से कांच में जाएगा तब। ऑप्शन हो जाएगा ए। मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है, तो इसमें हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। जो इंडोस्कोपी है ये किस पे आधारित होता है, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ऑप्शन हो जाएगा ए। इंद्रधनुष खाली स्थान के कारण होता है, तो इंद्रधनुष जो बनता है ये परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण बनता है। जब भी इंद्रधनुष बनता है ये सूर्य के विपरीत में बनता है। आगे देखेंगे आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो ये प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश के जो रंग है ये नीला प्रतीत होता है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 116 नंबर देखेंगे, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के जो विसरण के कारण है ये हो जाएगा धूल कण। 117 है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खतरों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है अधिक होता है और इसका परिकिरण कम होता है। इसका प्रकिरणन सबसे कम होता है इसी के कारण, जिसका परिकिरण कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। आगे देखेंगे 118 हो जाएगा, समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। जो समुद्र है ये नीला प्रतीत होता है, इसका कारण हो जाएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन हो जाएगा बी। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है इसका कारण हो जाएगा परिकिरण के कारण। आगे देखेंगे 120 है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसमें हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। कह रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो ये बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण ये हो जाएगा।
121 है, मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 122 है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मानव आंख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आंख के रेटिना पर वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। 124 है, 124 देखेंगे, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? तो व्यक्ति के आधा होता है, उसको कहेगा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो जितने व्यक्ति होते हैं उसके आधा प्रतिबिंब, उसके आधा दर्पण होना चाहिए। तो जब व्यक्ति की लंबाई कहेगा 1.5 मीटर है तो इसका आधा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 0.75 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा बी। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो उसके द्वारा बने प्रतिबिंबों की जो संख्या होती है ये होता है अनंत। ऑप्शन हो जाएगा डी। 126 है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो पानी में जो हवा का बुलबुला है ये अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है ये होती है जीरो डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी होगी, तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा 1/2 कीजिएगा तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे आपको बताना है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा तो वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश के जो रंग है उसे निश्चित किया जाता है तरंग दायरे के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा तीन रंग मूल रंग कौन कौन सा है? तो कहेगा कि 3 मूल रंग कौन कौन सा है? तो हो जाएगा नीला, हरा और लाल। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका ट्रिक कहेगा तो ये होता है नीला। 3 जो मूल रंग है ये हो जाएगा नीला, हरा और लाल। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कहेगा तो ये होता है लाल। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक होता है तो इसका प्रकीर्णन कम होगा, बैगनी के तरंगदैर्घ्य कम होता है तो इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है तो ये होता है सफ़ेद। आगे देखेंगे 135 नंबर हो जाएगा, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। 136 है, आइरिस जो है उसका काम क्या होता है? तो आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आइरिस का काम जो है आँख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। 137 हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के जो व्यक्ति होते हैं उनमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो दूरदृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे गैलीलियो ने। आँख के रेटिना पर परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? कह रहा कि आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये की जा सकती है फिल्म से। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ पे होता है? किसी आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश होता है उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 142 हो जाएगा, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो जो वस्तु के आवेशन होता है ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है।
आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या कीजिएगा। आप अगर कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। कार की खिड़की क्या कर लेंगे, तो बंद कर लेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 144 नंबर है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है। कह रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है, तो ये कूलम्ब का नियम है। ऑप्शन हो जाएगा सी। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के क्या, तो उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व हो जाएगा चांदी। अति चालकता का लक्षण है, आपको बताना है कि अति चालकता का लक्षण क्या है, तो ये हो जाएगा ऊंचे पारगम्यता। उच्च पारगम्यता। ऑप्शन हो जाएगा ए। आधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि आधातुएं जो होती है विद्युत के कुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आगे देखेंगे, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि तांबा जो है मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, जिसमें इसमें जो धारा है पर्याप्त मात्रा में गुजरती है। इसी के कारण तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। 150 है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है। कह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि उसमें क्या समान रहेगा, तो उसमें समान विभव रहेगा, तो दोनों आपस में जुड़ी आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे 151 है, प्रतिवर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इसी के कारण। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे है 153 देखेंगे, विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर के मात्रक हो जाएगा वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर के जो प्रतिरोध होता है अनंत होता है। और इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आता है कि एक आदर्श अमीटर के प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श अमीटर के जो प्रतिरोध होता है शून्य होता है, वही एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध कहेगा, तो इसमें हो जाएगा अनंत। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध के मात्रक होता है ओम, और वही प्रतिरोधकता के मात्रक कहेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, तो घरों में जो बल्ब पंखे लगे होते हैं ये लगे होते हैं समानांतर क्रम में। आगे बढ़ेंगे, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है। कह रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह किसका नियम है, तो ये ओम का नियम है। ऑप्शन हो जाएगा डी। ये किसका नियम है, तो ये ओम का नियम है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध के एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा, तो ओम मीटर हो जाएगा। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, तो ये होता है 1/r और ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। लघुत्तम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3/6। कटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो r निकालना है, संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा कितना, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r को बदलिएगा तो 2, तो इसमें संपूर्ण जो प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। वही श्रेणी क्रम में कहेगा तो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा।
श्रेणी क्रम में क्या होता है, डायरेक्ट जोड़ा जाएगा 3 + 6 तो ये हो जाएगा 9 ओम, लेकिन कहेगा समानांतर क्रम में तो कितना हो जाएगा 2 ओम। आगे बढ़ेंगे, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, शुष्क सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो सामान्य शुष्क सेल में जो विद्युत अपघटय होता है ये होता है अमोनियम क्लोराइड। वही कहेगा कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल में होता है क्या, तो अमोनियम क्लोराइड, और वही कार बैटरी में कहेगा विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे, वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन है, वोल्टीय सेल के आविष्कारक हो जाएंगे एलेजांड्रो वोल्टा। शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या है, तो शुष्क जो सेल है ये प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने के कहते हैं। 166 देखेंगे, जो 166 हो जाएगा, वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो ये किए थे फैराडे ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। 167 हो जाएगा, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु में क्या होना चाहिए, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में कहेगा तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये बनी होती है टीन और शीशे के मिश्र धातु से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, टीन और शीशे के मिश्र धातु से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, बिजली के जो बल्ब के फिलामेंट होता है ये बना होता है टंगस्टन का। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु के बना होता है, विद्युत हीटर के जो एलिमेंट बना होता है ये बना होता है नाइक्रोम का। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा, तो इसमें सभी को गुणा कर दीजिए, 100 वाट और 10 बल्ब और कितना घंटा जलता है 1 घंटा, गुणा करने के बाद 1000 से भाग दे दीजिए, तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 1 यूनिट। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया, त्वरित चालक के आविष्कार किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जो त्वरित चालक है ये बना होता है किससे, तो कॉपर से। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, तो इसमें बताना है निम्न में से कौन विद्युत के अनुचुंबकीय है, तो इसमें हो जाएगा क्रोमियम। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा क्रोमियम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला कह रहा है 174 में कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, तो इसमें प्रतिचुंबकीय हो जाएगा बिस्मथ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के खोज किए थे ओस्टर्ड द्वारा। किसके द्वारा खोज किया गया था, ओस्टर्ड के द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है, तो जनित्र का। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो विद्युत जो मोटर है ये किस पे कार्य करती है, तो फैराडे के नियम पे। ट्रांसफार्मर क्या है, आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर क्या है, तो ये एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। 179 हो जाएगा, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है, जो लेंज के नियम है ये ऊर्जा के संरक्षण के लिए लागू होता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी घूमते रहता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चैडविक ने। आगे देखेंगे, 182 हो जाएगा, परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक कहेगा, तो परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। ऑप्शन हो जाएगा बी। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, उस तत्व के द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 4। आगे देखेंगे,
नाभिक का आकार कितना होता है, तो नाभिक के आकार हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये किए थे एडरसन ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होते हैं। आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं समस्थानिक। और इसी से आता है क्वेश्चन कि ऐसा कहेगा परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु भार, परमाणु कहेगा द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उसे कहते हैं समभारिक। जिसमें द्रव्यमान समान हो और क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उसे समभारिक कहते हैं, और जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो और उसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो उसे कहते हैं समस्थानिक। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो समस्थानिक जो गुण है ये पाए जाते हैं किसमें, तो ये पाए जाते हैं तत्व में। 191 है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करेंगे तो उसे कहेंगे नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो परमाणु जो बम के सिद्धांत है ये नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ ये उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, तो इसमें हो जाएगा सभी। आगे देखेंगे कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मोंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मोंदक के रूप में प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट या भारी जल को, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो परमाणु पाइल का प्रयोग होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। ऑप्शन हो जाएगा बी। परमाणु पाइल का प्रयोग नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में किया जाता है। किसमें, तो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में किया जाता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, रेडियो एक्टिव धर्मिता को। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे 199 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में कह रहा है कि ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो ये होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो भारी जल के प्रयोग होता है मोंदक के रूप में। आगे है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध कर रहा है किसका निष्कर्ष है, तो ये सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत के। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। एक क्वेश्चन भी आता है कि डायोड से जो धारा बहता है किस दिशा में बहती है, तो डायोड से धारा एक ही दिशा में बहती है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। रडार का हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं, तो जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने और मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है, त्रिविमीय चित्र कहेगा तो ये लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। त्रिविमीय जो चित्र है ये किसके द्वारा लिया जाता है, होलोग्राफी के द्वारा। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया, ब्रह्मांड
प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिए थे एडविन हब्बल ने। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? तो एडविन हब्बल ने। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये किए थे केपलर। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? तो कोपरनिकस। सौरमंडल की खोज भी कोपरनिकस किए थे 1540 में। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में कहेगा तो पाया जाता है सबसे अधिक हाइड्रोजन। वही कहेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी तत्व पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नाइट्रोजन 78%। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में हो जाएगा हाइड्रोजन, और वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। आगे देखेंगे, आगे है तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कहेगा तो इंटरफेरोमीटर हो जाएगा, इंटरफेरोमीटर। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र। आगे देखेंगे, निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? निम्न में से किस ग्रह के कहेगा कि चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि उपग्रह के, तो इसमें हो जाएगा शनि। शनि की उपग्रह की टोटल संख्या कहेगा तो 145 है। निम्न में से किस ग्रह को भोर के तारा या शाम के तारा कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो इसमें हो जाएगा बुध है। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? पानी से कम घनत्व किस ग्रह के है? तो इसमें हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के घनत्व सबसे कम होता है। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कहेगा तो पृथ्वी हो जाएगा। सूर्य की सतह का तापमान होता है, तो सूर्य के सतह के तापमान हो जाएगा 58 डिग्री सेल्सियस। मध्य भाग के तापमान कहेगा तो 1500 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सूर्य के मध्य भाग के तापमान, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट तारा हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा। नेपच्यून की खोज किसने की? नेपच्यून जो ग्रह है इसका खोज किए थे गैले ने। कब था? 1846 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह हो जाएगा बुध है, और दूर पे स्थित ग्रह कहेगा तो नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं। सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। निम्न में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? इसमें से कह रहा है कि कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो इसमें हो जाएगा सूर्य। आगे देखेंगे, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। कह रहा है कि सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये करता है 76 वर्षों पे। जो हैली धूमकेतु है ये 76 वर्षों पे दिखाई देता है। पिछला बार दिखाया था 1986 में, और अभी अगला बार दिखाई देगा कब? तो 2062 में। अगला बार 2062 में दिखाई देगा। ये दिखाई देता है 76 वर्षों के अंतराल पे। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? तो ये रखा था 1969 पे। 1969 में मनुष्य ने चांद पे कदम रखा, और चांद पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। और किस देश के थे? तो ये थे अमेरिका के। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो रंग है ये कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काला। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? मंगल को।
पृथ्वी सूर्य एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 365.25 दिन, यानी कि 365.25 दिन लेता है पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाने में। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया? पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है? तो ये दिया है 13, 43, 40। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है? मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। जो एक खगोलीय इकाई है तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत कौन दिए थे? तो एस चंद्रशेखर दिए थे। आगे हो जाएगा, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आकाशीय पिंडों के अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? कॉस्मिक किरणों के खोज किए थे कौन? तो ये किए थे विक्टर हेस ने। रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे कह रहा, तो इसमें हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के खोज किए थे न्यूटन। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। तो नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल ने इनके जन्म दिवस पे शुरू हुआ। तो इन्होंने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है टेलीविजन के आविष्कारक किसने किया था? नहीं कि टेलीविजन के आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे जेएल बेयर्ड ने। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? राइट ब्रदर्स ने खोज किए थे विमान के। एक्स रे यानी कि एक्स किरण के आविष्कार किसने किया था? एक्स किरण के आविष्कार किए थे कौन? तो रॉन्टजन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम के विकास किए थे जे रॉबर्ट ओपनहीमर। जे रॉबर्ट ओपनहीमर। आगे हो जाएगा, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो प्रक्षेपास्त्र के विकास किए थे बर्नस वान ब्राउन ने। बर्नस वान ब्राउन ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम के विकसित किए थे एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किए थे नोल और रुस्का ने। और केवल सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार कहेगा तो जेड जॉनसन किए थे। आगे देख लेंगे, स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक हो जाएंगे बराड शाह। स्कूटर के जो आविष्कारक थे ये हो जाएंगे बराड शाह। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है। आगे देखेंगे, सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एक्टिनोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वह उपकरण हो जाएगा सोनार। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट के प्रयोजन कहेगा तो ये तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट के कहेगा कार्य क्या है? तो ये तापमान को स्थिर रखना। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रेडिएटर का। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डिक्टाफोन। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, आगे है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता के सिद्धांत कह रहा है किसने दिया था? तो ये दिए थे आइंस्टीन।
लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत के खोज किए थे आर्किमिडीज ने। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? तो ये हो जाएगा स्थलीय विकिरण, स्थलीय विकिरण के कारण। ध्वनि का एक अभिलक्षण तरत्व है जो निर्भर करता है उसकी, ध्वनि की एक अभिलक्षण है जो तरत्व, ये किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आवृत्ति पे।